नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में इस माह यानी जून के प्रथम सप्ताह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर के उपस्थित हूँ, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी को वर्चुअली शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम के लिए कुल 53 समूहों का चयन किया गया है। पायलट चरण में कार्यक्रम को 12 बागवानी समूहों में लागू किया जाएगा। पायलट चरण के समूह जो हैं वो इस प्रकार हैं कि सेब के लिए शोपियां यानी कि जम्मू और कश्मीर और किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश, आम के लिए लखनऊ यूपी, कच्छ जो गुजरात में है और महबूबनगर तेलंगाना, केले के लिए इसी तरह से अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और थेनी तमिलनाडु, अंगूर के लिए नासिक महाराष्ट्र, इसी क्रम में अनानास के लिए सिपाहीजला त्रिपुरा, अनार के लिए सोलापुर महाराष्ट्र और चित्रदुर्ग कर्नाटक, हल्दी के लिए पश्चिम बंगाल जयंतिया हिल्स जो कि मेघालय में स्थित है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि एनएचबी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी समूहों को विकसित करना है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। बागवानी सीडीपी से करीब 10 लाख किसानों को फायदा होगा। सभी समूहों में लागू होने पर यह 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगा। अगर बात करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि एनएचबी की, तो 1984 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। यह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में खराब होने वाली कृषि वस्तुओं का समूह की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। हांगकांग की पर्वतारोही महिला त्सांग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। 44 वर्षीय त्सांग इन हंग ने अपने तीसरे प्रयास में 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर यानी कि 29,031 फीट माउंट एवरेस्ट को फतह किया। हंग ने नेपाल की महिला पर्वतारोही फुजो झांगमू लामा के नाम दर्ज रिकॉर्ड को तोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने एनआईए प्रमुख योगेश चंद्र मोदी, जिन्हें हम वाईसी मोदी कहते हैं, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी जगह ले रहे हैं ये। अगर बात करें एनआईए की यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, तो इसका गठन 2009 में एनआईए अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत किया गया था। यह देश भर में आतंकवाद से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने वाला एक केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और वर्तमान में भारत में इसकी कुल 9 शाखाएं हैं। चीन ने सभी विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। इसने टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। चीन ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील दी थी और लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी थी। टू चाइल्ड पॉलिसी जन्म दर को बढ़ाने में विफल रही। कम जन्म दर से वृद्धों की बड़ी आबादी होगी और चीन के आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। इससे पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल पर भी खर्च बढ़ेगा। चीन ने जन्म दर लगातार 4 वर्षों से गिर रही है। 2020 में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1961 के बाद सबसे कम थी। चीन की वार्षिक जन्म दर 2020 में 12 मिलियन के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है।
इसकी प्रजनन दर 1.3 है, जो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रजनन दर से कम है। माता-पिता पर वित्तीय दबाव के कारण टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के बावजूद जन्म दर में वृद्धि नहीं हुई। हालांकि सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर भी विचार किया है। भारतीय मुक्केबाज संजीत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों के 91 किलोग्राम के फाइनल में कजाकिस्तान के वासिली लेविट को हराया। अमित पंघाल और शिव थापा ने रजत पदक जीता। अमित पंघाल 52 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक चैंपियन जोइरोव साखोबिदीन से हार गए। थापा पुरुषों के 64 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में बातरसुक चिंजोरिक से हार गए। भारत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। पूजा रानी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 से 31 मई 2021 तक दुबई, यूएई में आयोजित की गई। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक संस्थान बन गया है। आरडीएसओ को भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मानक विकासशील संगठन (एसडीओ) के रूप में मान्यता दी गई है। मान्यता 3 साल के लिए वैध होगी। मान्यता से आरडीएसओ को अपनी मानक निर्माण प्रक्रियाओं को डब्ल्यूटीओ टीबीटी यानी अच्छे अभ्यास संहिता के साथ संरेखित करने में मदद मिलेगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पूरे देश में एक राष्ट्र एक मानक योजना लागू कर रहा है। यह संगठनों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रहा है। आरडीएसओ रेलवे क्षेत्र के लिए एक मानक निकाय है। एक राष्ट्र एक मानक योजना की अगर बात करें तो इसे रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों की मंत्रालय द्वारा 1 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों में तालमेल बिठाना है। यह भारत में उत्पादित गुणवत्ता और सेवाओं में सुधार करेगा। हर 5 साल में एक बार इसकी समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में मंत्रियों ने राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्त और लोगों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के स्तंभों पर सहयोग करने की सहमति व्यक्त की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर भी चर्चा की और संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने सतत विकास, आतंकवाद, इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग आदि सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा की। सभी सदस्य देशों ने बहुपक्षीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर ब्रिक्स संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य को अपनाया और जारी किया। मंत्रियों ने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बात अगर ब्रिक्स की करें तो यह 5 प्रमुख उभरते देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ। भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने 31 मई को कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 31 मार्च 1986 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास और ताबर क्लास जैसे फ्रंटलाइन जहाजों पर काम किया है। उन्होंने अपनी सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल
अजय सिंह ने 1 जून 2021 को अंडमान और निकोबार कमांड (CINCAN) के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा थिएटर कमान है। यह पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। उन्हें सेना की सभी 6 भौगोलिक कमांडों के साथ-साथ सेना प्रशिक्षण कमान के विभिन्न पदों पर काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। अगर इन कमांड और उनके स्थान की बात करें तो पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। इसी तरह पूर्वी कमान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तरी कमान उधमनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र में। केंद्रीय कमान लखनऊ यूपी। दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर राजस्थान और जो सेना प्रशिक्षण कमान है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अजय सिंह दिसंबर 1983 में 81 आर्म्ड रेजिमेंट में कमीशन इन्हें दिया गया था, जो उनके दिवंगत पिता द्वारा बनाई गई एक रेजिमेंट थी। लॉरेंस स्कूल सनावर और एनडीए और आईएमएस के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ अंगोला में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया। उन्होंने ऑपरेशन विजय कारगिल और मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में एक राइफल कंपनी की कमान संभाली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म पर प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण लॉन्च किए। लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल संस्करण शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया। अगर बात करें कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की, तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की बात करें तो इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान जो है, इस अनुदान के तहत गरीब मरीजों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, और उनके समकक्ष श्री डेविड लिटिल प्राउड ने कृषि, सूखा और आपातकालीन प्रबंधन विषय पर आधारित बैठक में भाग लिया। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य फसल के बाद के प्रबंधन में ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का उपयोग करना, अनाज के नुकसान और बर्बादी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा को मजबूत करने में मदद करेगा। दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच पर संतोष व्यक्त किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय अनार को बाजार में पहुंच प्रदान की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया जलवायु परिवर्तन सहयोग पर भी मिलकर काम करेंगे। दोनों देश कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी करेंगे। दोनों देश 2020 से व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। बात अगर ऑस्ट्रेलिया की जाए तो यह एक संप्रभु देश है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की मुख्य भूमि तस्मानिया द्वीप और अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। यह पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और न्यू कैलेडोनिया के द्वीपों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। स्टॉक जॉन मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है।
ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS यानी आइरिस डूब गया। यह जहाज ईरान के जौस्क बंदरगाह से एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। आइरिस नेवी जहाज को ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1977 में पहली बार पानी में उतारा गया था। यह जहाज ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था। ईरान देश की राजधानी तेहरान है। वर्तमान प्रेसिडेंट यहाँ के हसन रूहानी हैं और यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2 जून को NHRC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पिछले साल 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। NHRC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तब तक रहेगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू के पिछले साल दिसंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद से NHRC अध्यक्ष का पद लगभग 6 महीने से खाली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज प्रफुल्ल पंत को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात करें अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की, तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं। अनुभवी राजनीतिज्ञ इसहाक हर्जोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वह एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। 120 सदस्यीय सदन में उन्हें 87 वोट मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मिरियम पेरेड्ज को हराया। वह अगले महीने मौजूदा राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे। उनका 7 साल का कार्यकाल 9 जुलाई से शुरू होगा। वर्तमान में वह यहूदी एजेंसी, एक गैर लाभकारी संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 1999 और 2000 के बीच प्रधानमंत्री एहुद बाराक के कैबिनेट सचिव के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बात इजराइल की क्या बात करनी, इसने तो दुनिया को बता दिया कि अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे की जाती है। यह भूमध्य सागर पर स्थित एक मध्य पूर्वी देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम और मुद्रा इजरायली शेकेल है। बेंजामिन नेतन्याहू देश के प्रधानमंत्री। बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों ने 6 जून को इसके गठन की 24वीं वर्षगांठ मनाई। इसने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ये देश बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है। इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। श्रीलंका बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत बिम्स्टेक को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक जीवंत मंच बनाने का प्रयास कर रहा है। बिम्स्टेक क्षेत्र में वैश्विक आबादी का 22% हिस्सा और सकल घरेलू उत्पादक 2.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने SGD इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। SGD यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2018 में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को मापने के लिए इस सूचकांक को लॉन्च किया गया था।
अब इसका उपयोग देश में एसजीडी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एसजीडी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन नामक रिपोर्ट भी लॉन्च की। अगर बात करें एसजीडी इंडिया इंडेक्स 2020-21 की, तो इसको नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया है। यह 16 लक्ष्यों और 115 संकेतकों पर आधारित है। एसजीडी इंडिया इंडेक्स के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नीचे दिए गए अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वही प्रतियोगी यानी जिन्हें एस्पिरेंट कहा जाता है, तो 0 से 49 इनको मार्क्स मिले हैं। जिनके मार्क्स 0 से 49 हैं, जिनके स्कोर 0 से 49 है, वो एस्पिरेंट हैं। तो इसमें तो नील है। इसी तरह से जो लक्ष्य पाने वाला यानी अचीवर है, इनके 100 मार्क्स हो कम फुल, तो वो भी नील है। लेकिन यहाँ पे बात अगर करें परफॉर्मर की और फ्रंट रनर की, तो जिनके मार्क्स 50 से 64 हैं, उन्हें परफॉर्मर बोला गया है। जिनमें मणिपुर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड, बिहार राज्य हैं। और साथ ही साथ दादरा एंड नगर हवेली एंड और साथ में दमन एंड दीव भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है। अगर फ्रंट रनर की बात करें जिनके स्कोर 65 से 99 है, तो उनमें केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा है जैसे राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। अगर इसके कुछ निष्कर्ष पे ध्यान दें तो 2020-21 में समग्र एसजीडी स्कोर 66 है। 2019 में 19 से इसमें 6 अंकों का सुधार हुआ है। अगर लक्ष्य 6 की बात करें तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, और जो लक्ष्य 7 है यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में के स्कोर में सुधार हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन से राज्य टॉप 5 में हैं और कौन से अंतिम 5 स्थान पे। तो इस क्रम में देखें तो सबसे टॉप जो स्टेट्स हैं उसमें 75 स्कोर के साथ केरला है, 74 स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है, 72 स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, 71 सिक्किम और महाराष्ट्र का 70 स्कोर है। अगर बॉटम स्टेट्स की बात करें तो सबसे कम अंक बिहार का है 52, 56 के साथ झारखंड, 57 स्कोर के साथ आसाम, 60 है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, 61 स्कोर है चंडीगढ़, नागालैंड और उड़ीसा का। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सरकारी ई बाजार यानी कि जेम पोर्टल पर एक बांस मार्केट पेज लॉन्च किया है। इसे बांस उत्पादकों के विपणन के लिए लॉन्च किया गया है। समर्पित विंडो को द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन नाम दिया गया है। इसे 3 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। ग्रीन गोल्ड कलेक्शन समर्पित विंडो राष्ट्रीय बांस मिशन और सरकारी ई बांस जेम के प्रयासों से बनाई गई है। यह छोटे निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करेगा। लोग सरकारी ई बाजार जेम पोर्टल पर इस समर्पित विंडो के माध्यम से विश्वसनीय खरीदारों से बांस के उत्पाद खरीद सकते हैं। ये बांस उद्यमियों के लिए बहुत उपयोगी होगी और बांस उत्पादों के लिए बाजार तैयार करेगा। 2017 में सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1987 में संशोधन किया और बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया गया। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में शुरू किया गया था। जून 2020 में सरकार ने घरेलू बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था। अपने पहले वर्ग के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्या को सेवा मुक्त कर दिया गया है।
इसने भारतीय नौसेना में 40 साल सेवा की। आईएनएस संध्या का सेवा मुक्ति समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में हुआ। इसका निर्माण 1978 में जीआरएसई कोलकाता में किया गया था और 26 फरवरी 1981 को इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। इसकी परिकल्पना तत्कालीन चीफ हाइड्रोग्राफर रियल एडमिरल एफ.एल. फ्रेजर ने की थी। अपनी स्थापना के समय से ही इसने प्रायद्वीपीय जल के संपूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी सेवा के दौरान इसने 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और कई छोटे सर्वेक्षण करने में मदद की। इसने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन सारोंग आदि सहित विभिन्न ऑपरेशनों में भाग लिया। सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (सीएससी) एसपीवी द्वारा कृषि सेवा ई-मार्केट प्लेस पोर्टल शुरू किया गया। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की मदद करना है। पोर्टल के माध्यम से किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट उत्पाद खरीद सकेंगे। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सस्ती कीमत पर कृषि मशीनरी किराए पर भी ले सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से किसान को आईसीएआर के कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के साथ टेली परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से किसानों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं और बेहतर ब्याज दरों वाले ऋण भी पेश किए जाएंगे। सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड यानी सीएससी एपीवी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन माध्यम साधन है। यह आम सेवा केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कई सेवाएं प्रदान करता है। यह वर्तमान में लगभग 3.74 लाख सीएससी संचालित करता है, जिनमें से 80% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। प्रकृति के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल 2021 की जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने किया। पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी आयोजन में से एक है। इस दिन का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों की ओर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का ध्यान आकर्षित करना है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया था। यह पहली बार 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 को पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाल पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। एसजीडी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो लक्ष्य नंबर 13 है, जो गोल 13 है, वो है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास और खाद्य जोखिमों को रोकने में योगदान करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय था स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। इस वर्ष यह तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। 2019 में पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य सुरक्षा का भविष्य विषय के तहत मनाया गया था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी है। इसे इंडस बेस्ड मेगा फूड
पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर मेगा फूड पार्क्स की बात करें तो यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है। मेगा फूड पार्क परियोजना एक एसपीवी द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण एक कारपोरेट निकाय है। अब तक पूरे भारत में 22 मेगा फूड पार्क चालू हैं, 15 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 4 पार्कों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड एनएमपीबी और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सीआईएसआर एनबीआरआई ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के लिए नर्सरी और बीज बैंक स्थापित करने में मदद करेगा। यह औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के लिए गुणवत्तारोपण सामग्री क्यूपीएम के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करेगा। एनएमपीबी उच्च व्यावसायिक मूल्य वाले औषधीय पौधों की प्रजातियों को खोजने में सीएसआरआई एनबीआरआई का सहयोग करेगा। अगर बात राष्ट्रीय औषधि पौधे बोर्ड यानी कि एनएमपीबी की करें तो यह व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास के लिए औषधि पौधों और नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करता है। यह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। एआईजी अस्पतालों के अध्यक्ष प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया गया है। यह प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड डॉक्टर सिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी यानी कि वीआर चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगला वायुसेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल एचएस अरोड़ा जो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे उनकी जगह लेंगे। वह पश्चिमी वायु कमान के प्रभारी थे। पश्चिमी वायु कमान को भारतीय वायुसेना की तलवार भुजा के रूप में भी जाना जाता है। एयर मार्शल वल्लभ राधा कृष्ण पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे। एयर मार्शल रिचर्ड जॉन डकवर्थ यानी कि आरजे डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान की कमान संभालेंगे। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड हैं। एयर मार्शल के रैंक वाले एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रत्येक कमांड के प्रमुख होते हैं। अगर बात करें कमान का नाम, उनका मुख्यालय और उनके कमांडर्स की, तो मध्य वायु कमान प्रयागराज यूपी में स्थित है। इसके कमांडर हैं एयर मार्शल रिचर्ड जॉन डकवर्थ। पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलांग मेघालय में है और इसके कमांडर हैं एयर मार्शल अमित देव। इसी तरह से दक्षिण वायु कमान जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और इसके कमांडर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। एयर मार्शल संदीप सिंह इसके कमांडर हैं। पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में स्थित है और एयर मार्शल वल्लभ राधा कृष्ण इसके कमांडर हैं। इसी क्रम में पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली, एयर मार्शल वल्लभ राधा कृष्ण है ही है। ट्रेनिंग कमान बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। एयर मार्शल राजीव दयाल माथुर इसके कमांडर हैं।
रख रखाव कमान जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसके कमांडर हैं एयर मार्शल शशिकर चौधरी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अ, इसी क्रम में मैं आपके लिए पार्ट 2 में वन लाइनर का वीडियो भी लेकर के आऊँगा जो इसी वीक से जुड़ा होगा। और अगर आप इन करंट अफेयर से जुड़े कुछ जनरल नॉलेज के क्विज़ेज़ अगर आप देना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैंने अपने करंट अफेयर्स के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें आप जा कर के मई महीने के इसी तरह से सारे करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।